मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टेली कॉन्फ्रेंस पर वार्ता किया। आज का वार्ता बहुत व्यापक और बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला था। वार्ता में क्या हुआ ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी अभी एक सूचना मिली कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन का निर्णय स्थानीय प्रशासन ले, मतलब राज्य सरकारों के जिम्मे छोड़ा है। ये मुझे बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन लगता है। स्थानीय प्रशासन ज़्यादा बढ़िया से ये निर्णय ले पाएगा कि लॉकडाउन का उसको कितना आवश्यकता है, किन किन चीज़ों को उसको खोलने की आवश्यकता है, कहाँ। मान लीजिए बलिया के मेरे शोभा छपरा गाँव को माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्या पता, वो तो हमारा गांव का प्रधान बढ़िया से समझेगा कि मेरे गांव की क्या स्थिति है। उसी तरह से अहमदाबाद में हम टीवी पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ा महामारी है, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली से वहाँ क्या सोचूंगा, क्या देख पाऊंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ कि बहुत बढ़िया निर्णय है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन को किया, वो माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ता को दर्शाता है। देश का नेता, लीडर ऑफ द कंट्री इसी तरह का बोल्ड निर्णय लेने वाला हो, वो ढूलमूल नीति का ना हो कि ये लूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा। इस तरह के सोच का नेता 130-135 करोड़ देशवासियों का नेता नहीं हो सकता है। हमें सौभाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अडिग है और अपने निर्णय के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को समीक्षा में रखा और खुले मन से सोचा कि स्थानीय प्रशासन इसको बहुत बढ़िया से समझ पाएगी और बहुत बढ़िया से संचालन कर पाएगी। मैं एक कदम और आगे बढ़ करके बात करता हूं। मेरा मानना है कि राज्य सरकार से भी ज्यादा बढ़िया अगर राज्य सरकार ग्राम प्रधान स्तर पर कहे कि लॉकडाउन में क्या खुले, क्या बंद हो, क्या चले, क्या होना चाहिए, गांव का प्रधान निर्णय ले, तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सटीक और एकदम यूजफुल होगा। उसका कारण है कि मान लो मेरे गांव में जिला अधिकारी का तो पता नहीं, कोई एसी से बाहर निकलता ही नहीं, तो उसको क्या पता कि शोभा छपरा की क्या समस्या है, बलिया से शोभा छपरा तक आने में क्या समस्या है। जनप्रतिनिधि जनता का चिंतक होता है, जनता के वोटों से बनता है, उसको ज्यादा पता है। 1% आप कहें कि जनप्रतिनिधि के वजह से थोड़ा सा वाइस्ट होने का खतरा है, क्योंकि गांव के प्रधान को गांव के वोटों से चलना होता है। जो गांव के दबंग लोग होते हैं वो उसके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा संभव है। तो कम से कम जिला प्रशासन, एसडीएम, बीडीओ स्तर पर तो ये जरूर किया जाना चाहिए। ये सब क्यों है मैं आपको बीच में बताता हूं। मान लीजिए कि लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया में हो गया, मेरे गांव में तो कोई कोरोना का मरीज ही नहीं है, तो फिर मेरे गांव के लोग स्वयं अपने आप को जेल में बंद महसूस क्यों करें। तब बात है कि उनको स्वच्छंद विचरण का अधिकार भी तो नहीं है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कोरोना लाएंगे। यहां पर ग्राम सभा की दायित्व बनती है कि उसको पता है, वो चेहरा पहचानता है हर आदमी का कि ये फलाने के घर का है, ये फलाने के घर का है, उसको ज्यादा पता है। जिला अधिकारी को पता नहीं है कि ये राकेश परमार किसके घर का है, लेकिन हमारे गांव के प्रधान को मालूम है, अच्छा ये डॉक्टर साहब का बेटा है ना, हाँ दिल्ली में रहता है, हाँ अच्छा आए हैं आजकल, हाँ ठीक है। उनको पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, डॉक्टर साहब का बेटा हूँ और अभी आया हूँ, मेरे गाँव के ही है। तो उनको एक बात पता होगा कि भाई कौन आदमी बाहर से आया, कौन आदमी बाहर गया, तो उस पर वो नियंत्रण कर सकते हैं। लॉकडाउन में इस स्तर पर कंट्रोलिंग हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खैर, आज मेरा हेडिंग था कि जो हम रेल यात्रा चालू कर रहे हैं कहीं दोधारी तलवार तो ना हो। उसके मेरे पास सटीक उदाहरण है विद प्रूफ। सबसे पहले तो मैं आपको एक दुखद सूचना दे देता हूं कि कल तक बलिया में कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं था। बलिया बिल्कुल कोरोना पेशेंट से बचा हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद से सौगात गया और बलिया में भी एक कोरोना जब पॉजिटिव पाया गया। उससे भी बड़ा दुखद है कि वो मेरे ही ग्राम सभा का है। मेरे ग्राम सभा मतलब मेरा और उसका प्रधान, दोनों का प्रधान एक ही है। मैंने इसको दिन भर छाना है, आज उसको फोन किया, पता चला तो मैंने हमारे पत्रकार मित्र ने मुझको टैग करके लिखा था।
हालांकि पत्रकार में बहुत बड़े अखबार के पत्रकार हैं और कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन रहने वाले गाजीपुर के हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन से जो सूचना आई थी उससे आया। तो मैं बोला जो आप गाँव लिखे हो तो मेरा ही गाँव है। तो बोला मेरा गाँव तो आप और ज़्यादा पता कीजिए। तो मैंने गाँव में फ़ोन किया। इत्तेफाक की बात है कि उसी का परिवार में फ़ोन हुआ। वो पता चला कि अहमदाबाद से आया हुआ है। अब वो बढ़िया से नहीं बता रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आके क्वारंटाइन में होकर के आया है। अब उसको क्वारंटाइन का मतलब समझ में नहीं आया होगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अहमदाबाद से तो अभी 3-4 दिन पहले गाड़ी आई है। उसकी जानकारी मुझे इसलिए है कि उस गाड़ी के जांच में मेरा भाई भी श्रमदान दे रहा है। मेरा भाई भी बलिया स्टेशन पर ड्यूटी में है उन लोगों की जांच करने में। मैंने अपने भाई को फोन किया कि जो ट्रेनें आई हैं अहमदाबाद, क्या 10-15 दिन पहले भी कोई ट्रेन आई थी क्या? तो बोला भैया नहीं, 10 दिन पहले, तो ये 2-4 दिन पहले की बात है और मैं तो लगातार स्टेशन पर ड्यूटी दे रहा हूँ, अलग अलग जगह से ट्रेनें आ रही हैं। तो मैंने बोला कि तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर? तो बोला कि एक फॉर्मेट है जिसमें उस आदमी से पूछा जाता है कि कहाँ से आए हो, क्या तुमको अगर तुम्हारे मतलब की नौकरी यहाँ मिलेगी तो कर सकते हो, तुम्हें कोई खांसी बुखार तो नहीं थी ना, तुम्हारे बाजू में कोई बैठा हुआ आदमी खांस तो नहीं रहता ना, उसको बुखार नहीं था ना, तुमको कोई 3-4 दिन से खांसी बुखार है, मतलब ये कुछ फॉर्मेट फिक्स्ड है। तो मैं बोला लोगों ने क्या बोला? बोला भैया मेरी तो हालांकि 5-6 टेबलें लगी हुई थी, लेकिन मैंने जिनसे पूछा उनमें से एक ने भी नहीं कहा कि मेरे को बुखार है, मेरे बगल वाला खांस रहा था या उसको कोई परेशानी थी। मतलब कि सरकार ने जो सूचना एकत्रित किया है या जो श्रमसेवियों ने सूचना एकत्रित किया है वो बेस्ड ऑन दैट पर्सन, मतलब वो आदमी के ऊपर है जिससे आपको पूछा जा रहा है। अब वो आदमी क्यों बताएगा कि मेरे बगल वाला खांस रहा था या मैं ही खांस रहा था? इसका एक सीधा उदाहरण है मेरे ग्राम सभा में वो आदमी का क्वारंटाइन निकलना, क्वारंटाइन में से कोरोना का संक्रमण निकलना। मतलब अहमदाबाद से ट्रेवल करके लेके आया है, लेकिन जब मैं दोबारा शाम को पता किया तो पता चला कि वो सीधे बलिया वाला ट्रेन में नहीं आया है, वो शायद आजमगढ़ की या कहीं और वो ट्रेन आई थी, वो जगह मैं अभी भूल गया चूंकि स्टोरी ध्यान में रखने में, कि वो शायद वहां से कहीं और मध्य प्रदेश के किसी और जगह आया, फिर वहां से गाजीपुर में आया, फिर गाजीपुर से बलिया आया, ऐसे ट्रेवल करते हुए बसों से करता हुआ आया और वो क्वारंटाइन में भी रहा था 15 दिन। ये बहुत चिंता का विषय है। अगर ये सत्य है तो आप किसी को 15 दिन तक क्वारंटाइन में रख सकते हैं, तो क्या उसको संक्रमण उस क्वारंटाइन पीरियड उसमें लगा जहां पर क्वारंटाइन था? क्या वहां पर क्वारंटाइन में कोई संक्रमण का खतरा है? अगर क्वारंटाइन में संक्रमण का खतरा है तो आप समझिए कि जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सारी राज्य सरकारें अलग अलग प्रदेशों से अपने मजदूरों को बुला रही हैं और बुला करके उनको अपने अपने घरों में भेज रही हैं 15-15 दिन की क्वारंटाइन करके या 10 दिन की क्वारंटाइन करके। मतलब वो सबको तो आप बिल्कुल उसी तरह से मौत के मुंह में भेज रहे हैं या उनको बीमारी का मतलब बैरियर बना करके, कैरियर बना करके भेज रहे हैं। अगर इस तरह की सूचना मेरे बलिया में आई, मैं उसके बेस पर कर रहा हूँ। ईश्वर करे कि मेरी बातें झूठी हो और पूरे देश भर में इस तरह की महामारी ना फैले, लेकिन अगर मेरा बलिया स्वास्थ्य सेवा में बहुत ऊंचा नहीं है तो मेरे आदरणीय बड़े भाई निर्मल सिंह जी का आरा और बक्सर भी कोई बहुत ऊंचा नहीं है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति मेरे बलिया जिला की है वही निर्मल भैया के बक्सर और आरा जिला की है, वही मनीष कुमार सिंह के अपने जिला की है, वही श्रीकांत भाई के यहाँ का है। मतलब ये नहीं है कि हम में से जितने लोग देख रहे हैं उसमें से कोई, ओंकार नाथ सिंह जी तो घर हमारे यहाँ के हैं, तो हमारा उनका तो व्यवस्था एक ही है। तो वो चाहे आदरणीय निर्मल सिंह जी की जिला अस्पताल हो या ओंकार नाथ सिंह जी का जिला अस्पताल हो, सबका व्यवस्था दशा दिशा एक ही है। यही स्थिति पूरे देश भर की है। तो जहां पर आपको मामूली सर्दी खांसी का जांच और दवा की व्यवस्था नहीं है, वहां पर क्वारंटाइन और कोरोना से क्या लड़ेंगे भैया? मेरा कहना है कि कहीं रेल से मंगाए हुए लोग कहीं दो धारी तलवार तो नहीं ना साबित होंगे। एक तो वहां पर वो नुकसान कर ही रहे हैं, रेल में संक्रमण से संक्रमित होंगे और अपने गांव को संक्रमण में ग्रसित करेंगे, तो फिर तो ये महामारी को आमंत्रण दे रहे हैं। आज टीवी पर सुना कि दिल्ली में इतनी संख्या में आज बढ़ गया, जबकि हमने वो नया नया प्रमाणित हो चुका आर्थिक महायोद्धाओं का योगदान अभी तो 14 दिन बाद आएगा। मतलब जो दारू के ठेके पर लगे हुए थे उनको तो अभी 14 दिन बाद उनका योगदान पता चलेगा कि वो कितने लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन इनके पहले 400-500 लोगों का संक्रमण बढ़ा है, जबकि बाहर से अभी कोई कोई ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं और कोई कोई बसें चलना शुरू हुई हैं। अगर ये सारे ट्रेनें बसें जिस स्थिति से, अब कल से तो आम आदमी भी ट्रेन बुक करेगा,
राजधानी का टिकट है तो कई लोगों के पास तो पैसा है, नहीं भी होगा तो लोग दिल्ली में मरने के बजाय अपने गांव में जाके मरना पसंद करेंगे। तो अगर गांव में जाएंगे तो स्वयं मरेंगे और को भी मारेंगे। इस विषय पर मुझे गहरी चिंता है और सरकार से मैं इसके पहले भी ये मांग किया था, ये कहना आप सब भी इसकी मांग करें कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए मुझे अपने नागरिकों की कितनी चिंता है, मैं मद्रास से, जयपुर से, राजस्थान से, दिल्ली से, गुजरात से उनको बुला लिया। ये मैं बात सिर्फ योगी जी की नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार तो खैर इस बात में पिछड़ ही गए हैं। वो तो बेचारे वो कह सकते हैं कि देखो जी हमने तो बुलाया नहीं, मैं बड़ा बढ़िया आदमी हूँ। लेकिन अब तक जो माननीय योगी जी की रेशियो बिल्कुल सबसे बॉटम पे है। मतलब कोरोना के संक्रमण में जो राज्यों का नाम है उसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश से बाद केरल ही है। तो केरल तो हमारे बनारस कमिश्नर जितना है, तो केरल का तो बातें छोड़ दीजिए। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और संक्रमण में सबसे कम उसका रेशियो है। मतलब अभी योगी प्रशासन ने नियंत्रण किया हुआ है, योगी प्रशासन अपना केस किया हुआ है। आप बक्स, अच्छा हाँ, मैं ओंकारनाथ सिंह, ओंकारनाथ सिंह लिखा कि मैं बक्सर का हूँ भाई, बलिया का पड़ोसी। मैंने वो बोला आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी कि आप चाहे बलिया के हों, चाहे बक्सर के हों या चाहे आरा के हों, तीनों जगह की स्वास्थ्य व्यवस्था एक ही स्तर की है। मतलब ये नहीं है कि आप बक्सर के हैं तो आपका जिला अस्पताल हमारे बलिया का जिला अस्पताल से ज़्यादा सक्षम है। आपके यहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनके बलिया जिला अस्पताल से ज़्यादा बढ़िया बक्सर का जिला अस्पताल नहीं बना पाए हैं। मतलब कोरोना के महामारी में जितने लचर व्यवस्था है आपके यहाँ के, उतना ही लचर व्यवस्था मेरे यहाँ की है। इस नाते मैंने कहा कि बलिया हो, गाजीपुर हो, बक्सर हो, आरा हो, वो सब एक ही स्तर पे हैं। अब जब पढ़ना शुरू किया तो चंद्रकला जी बहुत मशहूर गायिका हैं, चंद्रकला जी ने लिखा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश जी। चंद्रकला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज का सुरीले गीत सुन करके मैं मंत्रमुग्ध हो गया, दिन भर का थकान मेरा दूर हो गया। और अब मैं रोज 6 बजे समय निकाल लेता हूँ कि आपके उस शानदार गीतों की गीत माला को सुनूं, जो पुराने गीत और शानदार लहजे में आप गाती हैं। आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, इसको कंटिन्यू रखिएगा, गीतों के माला को तोड़िएगा नहीं, क्योंकि महामारी की बीमारी से आपका गीत सुकून देता है, आपके जैसे लोग सुकून देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक और चिंता है मुझे, वो बहुत जरूरी है, वो आदरणीय ओंकारनाथ सिंह के जरासंध वाली लड़ाई से भी बड़ा है। वो ये है कि क्या कारण है कि सभी राज्य सरकारें मजदूरों को बुलाने और मजदूरों को पहुंचाने में व्यस्त है, परेशान है। ये मुझको बहुत ज़्यादा चिंतित करता है। मान लीजिए कि चंद्रकला जी मुंबई में रहती हैं, पंजाब की रहने वाली हैं, अमृतसर की, लेकिन अब वो बॉलीवुड सिंगर है तो मुंबई में रहती हैं। मुंबई में जो सरकार है वो कह रही है ना कि आप लॉकडाउन खोलिए, मैं भेजने को तैयार हूँ, बसों में भेजने को तैयार हूँ। उसने रेल की मांग किया था, सबसे पहले रेल की मांग करने वाला महाराष्ट्र की सरकार थी कि आप रेल दीजिए, हम मजदूरों को अपने अपने जगह पहुंचा देंगे। ये मजदूर ही औद्योगिक क्रांति के रीढ़ के हड्डी है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न उत्पन्न होता है। पहला प्रश्न कि क्या अब सरकारों को ये पता है कि ये लॉकडाउन बहुत दिन तक चलने वाला है, 15-15 दिन की गोली दी जा रही है। जैसे 4-5 राज्य ने बोला है कि 31 मई तक को लॉकडाउन कर दिया जाए। अब ये मैं ये बोलने के लिए हूँ क्योंकि ये समाचार में आ गया है और कई राज्यों ने ये मांग कर दिया ऑफिशियली कि भाई लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जाए। 31 मई तक बढ़ाए तो क्या ये बढ़ते बढ़ते तक और कई दिन तक जाएगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट अब 31 दिन तक की तो सुनवाई लग गई है कि 31 मई तक। नरेंद्र मोदी जी ये चाह रहे होंगे कि वो मेरे सिर ना फूटे, राजनीतिक नफा नुकसान सोचकर उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार के ऊपर जाए, क्योंकि राज्य सरकार ही पहले कहती थी। तो उनको ये लगता था कि कहीं ये लोग बात में ना करें कि मोदी जी 3 साल से लॉकडाउन कर रहे हैं। तो अब उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर दे दिया। उसमें पंजाब की सरकार विपक्ष की सरकार है, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। बिहार की सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। मतलब तो क्या उनको लग रहा है कि अब ये 2, 3, 4, 5, 6 महीना तक चलने वाला है? ईश्वर मेरे मुंह में बिल्कुल, मतलब ये मेरे बात को असत्य साबित करे जो मैं कहने जा रहा हूँ, बट आशंका व्यक्त करना मेरा कानून मतलब संवैधानिक अधिकार है। अपने राज्य सरकार के मंशे पर, अपने सरकार के नीतियों पर संदेह व्यक्त करना, आशंका व्यक्त करना, उसकी आलोचना करना, उसका समर्थन करना, ये मेरे भारत के नागरिक होने का धर्म है और मैं ये कर सकता हूँ और मैं वही उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो क्या सरकारों को लग रहा है कि भाई 3-4-5 महीना तक अभी कुछ होने वाला नहीं है और ये मजदूर हमारे ऊपर बर्डन ना हो, इसलिए इनको अपने अपने जगह गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए? क्योंकि सभी सरकारें मजदूरों को पहुंचाने और मजदूरों को बुलाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फॉर्मेट दिया हुआ है कि क्या है आपको यहाँ काम मिलेगा तो आप करेंगे, ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है, बहुत कुछ समझा रहा है। आगे ओंकार सिंह, मैं आपकी बात पढ़ूंगा, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सरकारों को ये अंतर खाने पता है कि ये लॉकडाउन बहुत दिन तक बढ़ने वाला है? और अगर ऐसा पता है तो फिर क्या हमारी सरकारें हमको मौत के मुंह में नहीं झोंक रही हैं? रेलगाड़ी में जितने लोग आएंगे उसकी क्या गारंटी है कि रेलगाड़ी में जो लोग बैठे होंगे वो एक दूसरे को संक्रमित नहीं करेंगे? क्या मान लीजिए कि आप एक सीट पर 2 आदमी को बैठा देते हैं सोशल डिस्टेंस के लिए, ये मान लिया 12-12, 14-14 घंटे की यात्रा है वो, और गाड़ियां बीच में कहीं नहीं रुक रही है, नॉन स्टॉपेज, मान लो उसको बलिया उतरना है तो बलिया रुकेगी, तो 14 घंटा में आदमी 2 बार भी पेशाब करने जाएगा, पेशाब करके उसी हैंडल को छुएगा, फिर उसी मूत्रालय का इस्तेमाल वो भी करेगा, तो वो संक्रमण का सीधे सीधे निमंत्रण नहीं है? तो जो आदमी संक्रमित नहीं है वो रेल से संक्रमण लेकर के आ रहा है और गांव में फैला रहा है। अगर आपको ये बात पता है कि ये संक्रमण काल और बढ़ने वाला है, रोजगार के अवसर अभी बहुत दिन तक उपलब्ध नहीं होंगे, तो क्या आप उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया? उनके बल पर औद्योगिक क्रांति वाला राज्य घोषित किया, उनके बल पर कंपनियों से टैक्स कमाया और देश दुनिया में नाम किया कि मैं फलाना राज्य आर्थिक राजधानी हूँ, शैक्षणिक राजधानी हूँ, फलाना राजधानी का तगमा जीता है आपने, और उन्हीं के कमाए पैसों पर बढ़िया राज्य और कमाऊ राज्य का दर्जा हासिल किया, और जिन्होंने कमा करके आपको दिया, तो क्या उनको 2-4-6 महीने आप खिला के करने की स्थिति में नहीं है? और अगर आप इस स्थिति में नहीं है तो ये लानत की बात है और ये बहुत चिंता का बात है कि बिना किसी आशंका के उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सभी लोगों को बुलाने पर मजबूर नहीं होती, महाराष्ट्र की सरकार बाहर के सभी प्रवासियों को भेजने पर मजबूर नहीं होती, बिहार की सरकार पर अपने अपने लोगों को बुला लेने की, दबाव बनाने की मजबूरी नहीं होती। ये मेरा आशंका है कि मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, उनको फिर क्वारंटाइन का सामना करना, और अब जबकि मेरे ग्राम सभा में क्वारंटाइन में से भी एक मरीज निकल गया, तो क्या क्वारंटाइन सेंटर में उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं ना हो गया? ये मेरी आशंका है। आखिर उसको कहाँ पकड़ा? अहमदाबाद से आया तो फिर रास्ते में किन किन लोगों को फैलाता गया? क्योंकि ये तो उसी तरह से है जिस तरह से आदमी परफ्यूम लगा के जाता है और उसकी खुशबू फैलती जाती है। कोरोना की बीमारी यही है कि आदमी एक जा रहा है और उसके कोरोना फैलता जा रहा है, और जो जो उसके संपर्क में आएगा उसको होगा। ये बुरी आशंका है। इस बीच आदरणीय ओंकार सिंह जी ने मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं उसमें बीच बीच में पढ़ लूँ, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा तो लोगों का बात छूट जाएगा। आदरणीय ओंकार सिंह जी ने लिखा है कि मुझे तो महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन का अभी जारी रहना चाहिए था, छूट दे करके गुड़ गोबर कर दिया गया है, स्थिति भयावह हो सकती। आदरणीय ओंकार सिंह जी, असल में क्या है कि हमारे देश में राजनीति है, लोकतंत्र है ना, तो कुछ कामें हमारा लोकतंत्र के वजह से खराब हो जाता है। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र के वजह से सरकारें करती कुछ है और कहती कुछ है। मैं दिल्ली में रहता हूँ ओंकार सिंह जी, यहाँ पर केजरीवाल जितना रोज टीवी में बोलते हैं मैंने इतना आदमी का भोजन कराया, इतना आदमी का भोजन कराया, और जितनी वो संख्या बोलते ना उतने में ये होगा कि 2-4-5 राज्यों के लोगों को भी गिनती पूरी हो जाएगी। अब एक समाचार चैनल पर बताया था कि सरकार ने 160 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कर दिया है। अब मैं बड़ा चिंतित हो गया कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है, 30-35 करोड़, तो ये बाकी 30-35 करोड़ क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों तक के लिए भी जोड़ लेगा? क्योंकि हमारा महान देश है, वोट बैंक के लिए, मुस्लिम परिस्थिति दिखाने के लिए, या हमारे सरकार अपने यहाँ भूखमरी हो लेकिन हम बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर मदद पहुंचाते। अभी कोविड-19 की मदद के लिए हमने सिंगापुर, मलेशिया को, ये एक बड़ा कौन अभी भूल रहा हूँ मैं, एक बहुत मुस्लिम राष्ट्र है, समुद्र तल के अंदर है,
जहाँ के राष्ट्रपति शरण मांग रहे थे, वो नाम भूल रहा हूँ, वहाँ हमने मदद राशि पहुँचाया, किट पहुँचाया, मशीन जांच की इंस्ट्रूमेंटें पहुँचाए। तो हमारा है तो क्या वो टीवी वाले ने उन सब आजू बाजू वाले ही देश के लोगों को मान लिया क्या? लेकिन समाचार में साफ लिखा हुआ था कि भारत में रह रहे कुल 160 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया गया। तो इसी तरह से बड़ा चिंतित होना होता है। दूसरा क्या है कि अगर सरकार ना पहुंचाए, अगर देखिए मैं आपकी बिहार और यूपी की बात लेता हूं, हम ही दोनों आपस में बात करें, बक्सर और बलिया नहीं, पूरे यूपी बिहार की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तत्परता दिखाया और कोटा से अपने बच्चों को बुला लिया। बड़ी वाहवाही हुई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरा भी अगर बच्चा वहाँ होता तो मैं यही दुआ करता कि जल्दी जल्दी मेरा बच्चा आए। मेरा बच्चा तो कोटा में पढ़ता नहीं था, वहाँ तो पढ़ लिख करके बेंगलोर में इंजीनियर हो गया था। जैसे मुझे ये कोरोना की झंझट खड़ा हुआ, मैं पति पत्नी दिन भर इतना उसको फोन करके परेशान हुए कि वो लिव विदाउट पे लेकर के आ गया। कंपनी ने बोला कि भाई दूर दूर तक अमेरिका में भी कहीं ये सूचना नहीं है कि लॉकडाउन होगा, तेरा बाप क्या ब्रह्मा जी का भाई है? तो वो बोले कि नहीं, तो कोरोना वाले के डर से तुमको क्यों छुट्टी दे? अभी तक किसी ने नहीं कहा कि लॉकडाउन होने वाला है, तुमको ये कहां से आया? उसका एचआर वाला मेरे से बात किया, मैं बताया कि भाई तेरे कौन से बैच का है तुम? तो बताया जी फलाना। मैं बोला जी मेरा ये बैच है। बोलो आप तो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, आप समझ सकते हो मैं छुट्टी नहीं दे सकता, लेकिन मैं बुला लाया। पिता होने का ना तो वो एक अलग कहानी है, वो लंबा हो जाएगा। नीतीश कुमार कोटा से लोगों को बुलाने में थोड़ा पिछड़ गए। अब राजनीति होने लगी, नीतीश कुमार निकम्मे है, वहां प्रदर्शन होने लगा। लालू जी का बेटा उनके यहाँ कहने लगा जी निकम्मे है, फलाना है, ढिमका है। अब राजनीतिक मजबूरी में नीतीश कुमार को भी कोटा से लोगों को बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। अब उसमें से लोग आए तो कोरोना लेते हुए भी आए। अब जब कोरोना लेकर के आएंगे और महामारी बढ़ेगी तो लालू जी का लड़का बोलेगा कि जी वो देखो जी कोरोना की बीमारी पर नियंत्रण नहीं पा रहे नीतीश कुमार। वही हाल उत्तर प्रदेश में है। योगी जी अगर नहीं बुलाते तो ये अखिलेश यादव, मायावती, ये सब लोग रोड पर खड़ा होकर लगते चिल्लाने के लिए कि योगी निकम्मा है, सरकार खराब है, उनको हटाइए, हमको बैठाइए, हम लोगों को बुलाएंगे। अब बुलाएंगे पर राजनीति नहीं हो रही है, तो अब बुलाने के बाद सुविधा नहीं दे रहे, इस पर राजनीति हो रही है। मतलब हमारे देश पर लाश पर राजनीति हो रही है, ये यहाँ की फितरत बन गई है। और हमारे राजनेता में बड़ी जिम्मेवारी के साथ बिना हाथ जोड़े, बिना क्षमा मैं कह रहा हूं कि निकम्मे लोग हो गए हैं, शून्य हो गए हैं, दिमाग से पैदल नहीं, दिमाग का नाश हो गया उनका। तो मैं क्या करूं? आदरणीय का नाश के आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अति प्रिय अनुज रुद्र प्रताप सिंह रघुवंशी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। मैं आपको बताऊं रुद्र प्रताप सिंह की बात इसलिए वैल्यू करती है क्योंकि रुद्र प्रताप हमारे अपने विधायक जी के भांजे हैं। इनकी बात नहीं पढ़ूंगा, ऐसी मेरी औकात नहीं है। विधायक का भांजा अपने आप में विधायक होता है तो उनकी बात पढ़नी पड़ेगी, रुद्र प्रताप सिंह। लेकिन ये सामाजिक सोच बहुत रखते हैं और तटस्थ ज्ञान देते रहते हैं, चाहे उसमें मोदी के विरुद्ध हो या पक्ष में हो। मतलब ये नहीं सोचते कि मेरी बात का असर विधायक जी पर कितना पड़ेगा, ये सोचते कि इनकी बात का असर समाज पर ठीक पड़े। और ये एक सही सोच है। ये मान के कि मैं विधायक का भांजा हूं तो भाजपा की किसी भी बात को मान लूंगा, नहीं, ऐसा सोच नहीं रखते। ये सोच रखते कि अगर कोई बात देश के लिए बढ़िया है तो वो बढ़िया है, चाहे वो विधायक जी के लिए नुकसान हो, विधायक जी का पार्टी के लिए नुकसान हो। रुद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि आदरणीय भाई साहब प्रणाम जी, शुभ आशीर्वाद आपको। आप यदि आदरणीय मोदी जी को भगवान मानते हैं, उन पर भरोसा रखकर मूर्खता जारी रखें और अलौकिक शक्ति ईश्वर को मानते हैं तो उन पर भरोसा रखिए और अच्छे का आशा कीजिए। इसमें 3-4 अलग बात आपने लिख दिया। पहले एक एक लाइन पढ़ूंगा आपको। पहले आपने लिखा आदरणीय भाई साहब सादर प्रणाम, बिल्कुल शुभ आशीर्वाद। आपकी उम्र में मैं बड़ा हूँ, हैसियत तो आप विधायक जी के भांजे हैं तो आपका बड़ा होगा, लेकिन उम्र के पैमाने में आपको शुभ आशीर्वाद। आपने लिखा आदरणीय मोदी जी को भगवान मानते हैं, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी को मैं इंसान मानता हूं और वो भी खूब बढ़िया अव्वल दर्जे का इंसान नहीं मानता, क्योंकि अगर इंसान भी बहुत बढ़िया हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी आदमी है, राजनीतिक आदमी है। इंसान तो हो जाए तो फिर इंसान के बाद आदमी भगवान होता है। राजनीतिक आदमी इंसान नहीं हो सकता, वो राजनीतिक होता है। तो आपका ये बात, मैं नरेंद्र मोदी को भगवान नहीं मानता। उन पर भरोसा रख के मूर्खता जारी रखें। नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखना मूर्खता जारी रखना नहीं है रुद्र प्रताप, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी हैं। उनके हाथ में देश का भविष्य है, देश की कंट्रोलिंग है। उनका एक निर्णय देश को आबाद कर सकता है, उनका एक निर्णय देश को बर्बाद कर सकता है। तो इस टाइम उनके बात पर भरोसा करना और विश्वास करना बिल्कुल अज्ञानता होगा
नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर, देश हित पर, राष्ट्र के लोगों के चिंता पर लेस मात्र भी मैं संदेह नहीं कर सकता। लेस मात्र, लेस मतलब लौ मात्र, बाल के हजारवें हिस्से के अंदर भी अगर आप कहेंगे कि मैं, कोई कहे कि मैं नरेंद्र मोदी के उसका मतलब देश के हित में कहीं कोई कमी है, वो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। हो सकता है आपकी ये बात ठीक हो कि नरेंद्र मोदी किसी औद्योगिक घराने को ज्यादा सोचते होंगे, हमको कम सोचते होंगे, वो मान लिया आपकी बात कि नरेंद्र मोदी जी राकेश परमार और अडानी में अडानी जी को ज्यादा मानेंगे, अंबानी और रुद्र प्रताप में अंबानी को ज्यादा मानेंगे, ये मैं आपकी बात मान सकता हूं। लेकिन अंबानी को मानने में देश हित कुर्बान करेंगे रुद्र प्रताप, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। उसके बाद रुद्र प्रताप ने अगला लिखा है, एक एक लाइन उनकी जवाब दूंगा ना, तो आप मूर्खता जारी रखें। नहीं, मैं मूर्खता जारी नहीं रख रहा हूं। नरेंद्र मोदी पर विश्वास करना मेरी बुद्धिमत्ता का काम है। मूर्खता का काम तब होता है जब मैं नरेंद्र मोदी के हर निर्णय को सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता। यहां नरेंद्र मोदी का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तक के नरेंद्र मोदी के किसी भी निर्णय पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लॉकडाउन में जितना बढ़िया निर्णय उन्होंने लिया है, आप अमेरिका से देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति निर्णय लेने में कम किया, वहां पर लाशों का अंबार लग गया। इटली का राजनयिक हगिंग कर रहे थे और वहां पर अब लोगों का लाशों का अंबार लग गया। तो इस मामले में मेरा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, क्योंकि उस आदमी को यह लगा कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए, तुरंत किया। हाँ, यहां पर एक बात और जो कह दूं, जो आपने नहीं कहा है और आपको शायद याद नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी अगर राहुल गांधी की बात मान लिए हो तो, क्योंकि राहुल गांधी ने 18 जनवरी को ये ट्वीट करके कहा था कि कोरोना एक महामारी है और इससे बचाव ही उपाय है, मोदी जी को इसमें करना चाहिए। आप बिहार के स्टॉल पर लिट्टी खाने के बजाय कोरोना से बचने का उपाय करिए। उस वक्त हम सबने जिस तरह से राहुल गांधी को हल्के में लेना अपना फैशन समझ लिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी फैशन समझ लिया। अगर वो जनवरी में ही निर्णय ले लिए होते और जनवरी में ही चौकन्ना हो गए होते, तो जो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं उनको वहीं पर लॉक कर दिया जाता है, जैसे आज लॉक कर दिया जाता है, तो और भी बढ़िया होता। लेकिन फिर भी देर आए और बहुत दुरुस्त है। नरेंद्र मोदी के निर्णय को मैं साथ हूं और उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। उसके बाद आपने दूसरा लिखा है कि जारी रखें, अलौकिक सत्य ईश्वर को मानते हैं तो उन पर भरोसा रखें और अच्छे का आशा कीजिए। देखिए, ईश्वर परमपिता परमेश्वर पर मुझे भरोसा है, मैं उनको उम्मीद करता हूं, मैं आशावान आदमी हूं और मैं चाहूंगा कि ईश्वर कल्याण करे हम पर, आप पर, हमारे सारे देशवासियों पर, कि इस कोरोना की महामारी से हमको निजात मिले। लेकिन यहां पर मैं जो से पहले कह रहा था, ओंकारनाथ सिंह जी को मैंने बताया था कि भाई देखिए, राजनीतिक विरोध के लिए विरोध करना जरूरी नहीं है। इस टाइम नरेंद्र मोदी का निर्णय स्वीकार है और वो काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। चंद्र सिंह के प्रणाम। हाँ चंद्र भाई, शुभ आशीर्वाद। प्रसून कुमार श्रीवास्तव, सादर प्रणाम। प्रसून जी लिख रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, करो तो राजनीति, करो तो राजनीति। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निर्मल पांडे को शुभ आशीर्वाद। कोई आश्चर्य ना करे कि मैं क्षत्रिय पुत्र होकर के पांडे को आशीर्वाद दे रहा हूं। असल में ये मेरे अपने बड़े भाई के दामाद हैं, श्री चंद्रशेखर उपाध्याय जी के। चंद्रशेखर उपाध्याय बिल्कुल मेरे अपने बड़े भाई के तरह से हैं, मेरे सगे बड़े भाई के समान है। तो बड़ा भाई का दामाद मेरा दामाद हुआ, इसलिए इनको शुभ आशीर्वाद दिया। मेरे लिए ये निर्मल पंडित हैं, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन ये मेरे लिए मेरे आशीर्वाद के लायक है। निर्मल जी पांडे जी को शुभ आशीर्वाद। अजय सिंह को भी प्रणाम बोल रहा हूं और अनिकेत सिंह को भी नमस्कार। तो मित्रों, मेरा ये मानना है कि हमारी सरकारों को इस विषय पर बड़ी गंभीरता से सोचनी पड़ेगी, क्योंकि उनको अब हमारी हैसियत का पता है, क्योंकि हमारी हैसियत उन्हीं की प्रदान की हुई हैसियत है। हमारे देश में जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, बंटाधार है, वो ये नहीं है कि मेरे बलिया जिला का, ये नहीं, देश भर के अस्पताल का। आप दिल्ली के अगर एम्स वगैरह में जाइए तो जिन लोगों के पास चिट्ठी पर्ची है जो ऊपर चले जाते हैं उनके, नहीं तो बाकी आप आज लाइन में लगेगा तो आपका कल नंबर मिलेगा। उसी तरह से सब जगह हो, LNGP हो, देश भर के अस्पतालों की स्थिति यही है। जो कोई बड़ा अस्पताल है वहाँ भीड़ बड़ा है और जो कोई छोटा अस्पताल है वहाँ बीमारी नहीं है, मतलब इलाज नहीं है। तो स्थिति बहुत भयावह है। ऐसे स्थिति में आप रेलों में भर भर के लोगों को गाँव लेके आ रहे हैं और उनके साथ बीमारी साथ में आ रही है, तो ये स्थिति पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा अगर उसमें से एक आदमी इन्फेक्टेड पाया जाता है तो। दूसरा, जिस तरह की रेलगाड़ी में जांच हो रहा है, वो जांच के नाम पर ड्रामा हो रहा है, बिल्कुल जांच नहीं हो रहा है। मैं विजुअल देख रहा हूं कि 3 किलोमीटर दूर से ऐसे लगा के देख रहा है, वो क्या देख पा रहा है?
3 फुट 4 फुट दूरी से पूछा, हाँ भाई कोई बीमारी थी तेरे को, वो क्या बताएगा कि नहीं है। जिस तरह से सख्ती से और उस योग्यता से जांच होनी चाहिए वो नहीं है। उसका दूसरा पहलू वो और भयावह है। आजकल दिल्ली मुंबई में जो हमारे फ्रंट वॉरियर हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है कि पुलिस के लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर वही है। बड़ी मजे की बात है कि वो जो सड़क पर प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं, 50 आदमी के लाइसेंस चेक करें, 50 आदमी के मिल गए, उसी हाथों से आंख मुंह पर चलाई जाता है। हमारा मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे ऐसे 2-3 बार ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, बहुत बात करते करते ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। प्रैक्टिस है कि आप हाथ हो जाता है, ये प्रैक्टिस में है। ये आप मनुष्य है तो हाथ पांव चलता रहेगा, आप ऐसे बांध करके बोल ही नहीं पाएंगे। ये कला मनमोहन सिंह जी में ही है, दूसरा आदमी में हो ही नहीं सकता। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, जल्दी स्वस्थ करे। बेचारे एम्स गए हैं बुखार की वजह से, उनका बुखार तुरंत नियंत्रण हो, परमपिता से यह गुहार करते हैं। लेकिन उन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। ये तिहाड़ जेल से लेकर के आर्थर रोड जेल तक चला गया है। अब आप बताइए कि जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है, कई अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ को बीमारी हो गया है। आज पता चला कि सर्वशक्ति भवन में विद्युत मंत्रालय में एक अधिकारी को बीमारी हो गया है। तो अब इसी स्तर पर अगर बीमारी हो रही है तो हम जैसे लोग, जो लोगों के पास जांच की सुविधा नहीं है, मुझे क्या पता कि मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, मुझे क्या पता, हो सकता है बीमारी टेबल करे, पता ही नहीं चल रहा हो। ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। श्री प्रसून श्रीवास्तव जी ने लिखा है, मैं दोबारा पढ़ लूँ। मार्गदर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। आप लोगों के मार्गदर्शन से ही मैं स्वाभिमानी महसूस करता हूँ कि आप सब जैसे लोग मुझे गाइड कर रहे हैं। प्रसून जी ने लिखा है कि आपकी सोच हमें बहुत प्रभावित करते हैं, आपको राजनीति माने। अरे प्रभु, दीन ईमान मेरे में बचा है मेरे भाई, तो मैं कैसे राजनीति में आ सकता हूँ। भारत के राजनीति में मुझ जैसा आदमी जिसमें दीन ईमान बचा हो, वो गांव की प्रधानी की फार्म भरने की सोच सकता है। मैं कॉलेज के जमाने में स्टूडेंट राजनीति में फार्म भरने के विषय में नहीं सोच पाया, तो ये तो क्या सोचेंगे भाई। तो आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हम आपसे बात करें, आपसे आशीर्वाद स्नेह लें। यही मेरी राजनीति है, यही एमपी एमएलए का चुनाव है और इसी में मुझे विजय प्राप्त है। आपका स्नेह मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अभिषेक सिंह ने लिखा है कि बलिया में अभी तक कोविड-19 का टेस्टिंग लैब क्यों नहीं चालू हुआ है? 49 दिन हो गया है, क्या बलिया के नेताओं को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अभिषेक जी, मैं आपकी उम्र को जानता हूँ, मेरी उम्र आपसे बड़ी है, तो बड़ा उम्र होने के नाते एक आपको शुभाशीर्वाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर भृगु ऋषि का आप पर कृपा बना रहे, आप लोगों का सोच मजबूत रहे और समाज में इसी तरह से सजगता बनाए रहे। यही हमारे देश के युवाओं का सोच होना चाहिए। आप देश के भविष्य हैं। परमपिता परमेश्वर आप पर अपना सर्वोच्च आशीर्वाद बना रहे। अभिषेक जी, ये बलिया का दुर्भाग्य है। अभी बलिया के स्थिति ये है कि गांव के प्रधान से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक सभी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। बलिया में विधायक भाजपा का है, एमपी भाजपा का है, उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की है, केंद्र की सरकार भाजपा की है। उसके बाद भी बलिया में अगर कोविड-19 का जांच सेंटर नहीं पड़ा है तो ये तो, अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि चूंकि भरत सिंह चुनाव हार गए हैं इसीलिए ये कह रहे हैं। अरे प्रभाकर मिश्रा जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। मित्रों, आप जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से प्रभाकर मिश्रा जी मेरे लिए तो बहुत बड़े आदमी हैं। आप न्यूज़ 24 में वरिष्ठ संवाददाता के साथ एक शिक्षक भी हैं और कोरोना से लड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक स्पीच देते हैं। लेकिन पता ना प्रभाकर जी, आजकल आपने वो स्पीच कम कर दिया या मैं मिस कर रहा हूँ। शायद आपका वो ज्ञान आ नहीं रहा। मैं बड़ा लंभावित होता था उससे, आपको रोज सुनता था। पता ना क्यों आपने कम बंद कर दिया है या आपको छूट जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रभाकर मिश्रा जी को सादा प्रणाम बोल रहा हूँ और मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि प्रभाकर मिश्रा मुझ जैसे आदमी को कोई मार्गदर्शन करे, क्योंकि मुझ जैसे छोटे आदमी को मार्गदर्शन करेंगे तो इनके उस पर कोई फर्क पड़ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपकी डिग्निटी बनी रहे, मुझको आशीर्वाद दें, आप दिखते रहे मुझको आइकन में, ये मेरे लिए उत्साहवर्धन होगा। अगर आप मुझे कोई मार्गदर्शन दे देंगे तो मैं उछल जाऊँगा, तो कृपया उछालिएगा मत, मेरा ट्राइपॉड बिगड़ जाएगा। प्रभाकर मिश्रा जी को नमस्कार। प्रशांत श्रीवास्तव जी दोबारा लिखें कि हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब सारे जिले की सीमाएं लॉक हैं तो पैदल चल के शहर के लोग कैसे आ जाते हैं, और हम बहुत सारे लोग को देख रहे हैं।
असल में कि वो सबके सब समाचार में लॉक है, लॉक कहीं नहीं है। दूसरा एक और बात पता चला है, एक विजुअल आया है, और वो किसके है कि रेलवे पर कुछ लोग चल रहे हैं तो वहां पर पुलिस वाले 2-2 10-10 रुपया ले रहे हैं। ये बड़ा दुखद विजुअल है। वो पुराना है कि क्या है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के को मैं सत्यता नहीं कर सकता। अगर ये कोई समाचार का समझदार संवाददाता उसको अपने आंख से रिपोर्टिंग करता तो समझ में आती। लेकिन ये जो रेल के पटरी पर लोगों को रौंद दिया गया था ना, वो उसी का परिणाम था, क्योंकि उनके पास हमारे ही देश में ट्रेवल करने का वीजा नहीं था। तो अगर मेन रोड से जाते तो पुलिस वाले उनसे वीजा मांग लेते। मुझे बड़ा अफसोस के साथ वीजा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि हमारे अपने ही देश में चलने के लिए आप महाराष्ट्र से चल के यूपी आएंगे तो आपके पास वीजा होना चाहिए। वो एक आदेश पत्र हो जो लोगों को दिखाया जा रहा है, वो उन लोगों के पास नहीं था, इसलिए वो रेलवे ट्रैक के सहारे जा रहे थे। और मौत आती है तो मतलब जाके प्रभु दारुण के दिन आता के मति पहले हर रामायण में लिखा हुआ है। उन लोगों को ये बात का ध्यान नहीं था कि लॉकडाउन में पैसेंजर ट्रेन बंद है, मालगाड़ी तो चली रही है, वो उस पर थक करके आराम करने लगे। और जिन्हें थक के नींद आ गई पटरियों पर, वो दुनिया की आराम कब सोचते हैं। आप प्रभाकर में शरीर, बाप रे बाप, पंडित होकर प्रणाम कर रहे हैं मुझे, मेरे से कोई गलती होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। आप लोगों ने तो लिखा है भाई पूजो हम विप्र सकल गणहीना, और अगर पंडित जी राजपूत को प्रणाम करने लगे तो ये कुछ बहुत बड़ी गलती का निशानी है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, मैं अति उत्साह में कुछ बोल दिया हूँ तो मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद लिखिए, तो मुझे लगेगा कि आपका आशीर्वाद मुझ पर है। आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी, नमस्कार लेकर के मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मेरी माँ बहुत मदर डे कल है, सुन के बड़ा दुखी होगी कि वो पंडित से नमस्कार करवाया ऊंचा फेसबुक पर से। फेस टू फेस तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। आशीर्वाद लिखिए, कृपया लिख दीजिए, नहीं तो मदर डे कल बीता है, मेरी माँ को बड़ा तकलीफ होगा। प्रणाम। लिख रहे हैं कि हाँ हाँ सही बात करें। खैर, प्रभाकर जी मेरे साथ है तो मैं कुछ फ़ायदा उठा लूँ इनके सामने बोल करके। कोई गलत होगा तो जरूर मेरे को टोकेंगे, इसी का मैं लाभ ले रहा हूँ। प्रभाकर जी, मेरा ये कहना है, आप गोपालगंज, छपरा, बलिया, देवरिया, इस सब का ना जिला अस्पताल की स्थिति एक ही समान है। हम सब भोजपुरिया बेल्ट के लोग, अब मुझे मालूम नहीं कि कर्नाटक और तमिलनाडु का क्या है, बट जितने भोजपुरिया बेल्ट है ना बनारस से पटना के बीच में, सभी के जिला अस्पताल की स्थिति एक ही है। अब ये जो रेल में ठूस ठूस करके, मैं दोबारा से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठूस ठूस करके जिन लोगों को श्रमिक एक्सप्रेस से लाया जा रहा है, उसमें क्या पता कि किसी को बीमारी नहीं थी। ये नाटक किया जा रहा है कि चढ़ने से पहले सबकी जांच की जा रही है, सबको जांच के भेजा जा रहा है। मेरे अपने ग्राम सभा में एक आदमी पॉजिटिव पाया गया है। अब उसको भी तो सरकार के अनुसार जांच करके ही रेल में चढ़ाया गया, और जांच करके रेलवे स्टेशन बलिया से बाहर निकाला गया। तो क्या बलिया से बाहर अपने घर के मोटरसाइकिल पर जाते हुए उसको बीमारी लग गई? ये सरकार नहीं बता रही है, और मेरा आशंका यही है। दूसरा मेरा आशंका ये है कि एक आदमी ने कैमरा पाने का, अरे प्रभाकर मिश्रा, बड़ी कृपा होगी आपकी अगर आप आ जाएंगे, आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी, आपके साथ में अगर मुझे कैमरे पर आकर के कुछ मार्गदर्शन कर देगा, आपको ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। आप बोलेंगे ना तो मेरे लोग धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर मुझ जैसा आदमी सुनेगा ही सुनेगा। अरे बाप रे बाप, जब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। अब आपसे क्या बोलूं कि आप क्या बोले, मैं तो, मेरा हाल तो उस केवट का हो गया। हम आ गए थे बैठने के लिए उस नाव पर, बेचारों को समझ में नहीं आ रहा था कि खुद पांव धो के पवित्र होकर पूरे खानदान को बुलवा लूं। मेरी स्थिति तो यही है प्रभाकर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, बहुत अच्छा मेरा करते, मुद्दा ही। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हुआ है। हाँ हाँ, उसी पर कृपया और करें। हाँ, और जैसे पहले था, होम मिनिस्ट्री का दिशा निर्देश था कि जो लोग जाएंगे बाहर से उन्हें आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कहने की बातें हुई, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं बहुत लोग ऐसे जानता हूं जो लोग गए, बसों से गए, ट्रेन से गए और सीधे अपने घर पहुंच गए। शुरू शुरू में ऐसी बातें जरूर थी कि उन्हें पंचायत भवन पर या स्कूलों पे रखा जाता था। लेकिन अभी क्या है कि वो स्कूल और पंचायत भवन में ओवर क्राउडेड चीजें हो चुकी हैं, तो अब वहां गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि शुरू शुरू में तो सब लोग थोड़ा मुस्तैदी दिखाते हैं, बाद में धीरे धीरे वो मुस्तैदी कम हो गई। आप जानते हैं इतने लंबे समय तक कोई मुस्तैद नहीं रहता है, और इसीलिए कहते हैं कि जब जो गांव में पहले डकैती होती थी, कहते थे कि वो रात के उत्तरार्ध में, हाँ, भोर में। जब
चौकीदार पूरा भोर में जब चौकीदार सो जाता था तो डकैती हाँ, हो जाती थी। तब होती थी तो बिल्कुल। अब दरअसल आप मान लीजिए कि स्थिति कुछ उसी तरह से हो गई है कि शुरू में सब लोग मुस्तैद थे, प्रशासन मुस्तैद था, स्थानीय प्रशासन मुस्तैद था, लोग मुस्तैद थे। अब वो मुस्तैदी जो है वो थोड़ी कम हो गई है। और ऐसे में और एक बात और मतलब बताना लगता है कि ये सरकार ही है, सरकार के लॉ अधिकारी ने कहा था कोर्ट में कि जो लोग जा रहे हैं ना गांव में ट्रेनों से, बसों से या पैदल जा रहे हैं, उसमें पैदल वो जा रहे थे, उसमें से 80% लोग ऐसे थे जो जिनसे संभावना थी कोरोना फैलने की। अब वो सोचिए कि वो दौर था जब अभी कम विस्तार हुआ था, कम फैलाव हुआ था, तो उस समय इतनी पाबंदियां थी और अभी सारी पाबंदियां हटा ली गई हैं। ट्रेनों में भर के लोग जा रहे हैं, बसों में भर के लोग जा रहे हैं। तो भगवान ही मालिक है। और दूसरी बात आपने जो कहा कि बलिया हो या छपरा हो या गोपालगंज हो, जिला अस्पताल कहने के लिए अस्पताल है, वहां पर कुछ है नहीं। वहां कोई ना सुविधा है, ना कोई टेस्ट की सुविधा है, ना कोई इलाज की सुविधा है। और ये दुर्भाग्य है उस बेल्ट का, जो काउ बेल्ट जिसको बोलते हैं, कि वहां कुछ भी होता है, बुखार लंबे समय तक रह जाता है तो आपको दिल्ली आना पड़ता है, एम्स में इलाज के लिए आना पड़ता है। तो ऐसे में अगर वहां कुछ ऐसी स्थिति होती है तो भगवान ही मालिक हैं। और हम तो बार बार यही कहते हैं कि हम लोग मामले में बहुत ही हैं। पहले तो एक अच्छी बात है कि हम अंदर से हम लोग बहुत मजबूत हैं, इसलिए कि हम लोगों ने नदी नाले का पानी पिया हुआ है, हम लोगों ने वो कच्ची सब्जी खाई हुई है, तो हम लोगों का इम्यून पावर ही बचाएगा। और दूसरा, जो हम लोगों के कुल वही देवता, ग्राम्य देवता जिसको हम लोग कहते हैं, और उनका आशीर्वाद होगा तो हम लोग बचेंगे। बाकी तो भगवान का मतलब बाकी तो जो व्यवस्था है सरकारों की और अस्पताल का, वो तो भगवान भरोसे ही है, कुछ हो नहीं सकता। तो आप अच्छा करते हैं, आपको मैं सुनता हूँ कभी कभी। आ, बने रहे। एक प्रश्न का उत्तर दे, एक ही प्रश्न का, आपसे प्रश्न पूछने की मेरी हैसियत नहीं है। मेरी ये आशंका है, मेरा ये सोच है कि क्या राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने लोगों को बुला रही है? क्या ये अच्छा नहीं होता कि उससे भी बढ़िया होता कि वो एक नोडल अधिकारी उन राज्यों में नियुक्त कर देते, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते, तो ज्यादा बढ़िया होता। क्योंकि मान लीजिए कि कल उद्योग खुल जाता है तो फिर ये मजदूरों की महामारी होगी ना वहां, जहां, क्योंकि ये लोग वहां पर बेकार में तो गए नहीं थे, तो लेके आना और लेके जाना। तो क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए बुलाया गया? कोई और मतलब नहीं था? कृपया ये पत्रकार से प्रश्न है। देखिए, इसके दो पहलू हैं राकेश जी, इसके दो पहलू हैं। पहला तो आपने जो कहा, दूसरा पहलू ये भी है कि जिस मजदूर ने गुरुग्राम हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र मुंबई हो, जिसने 10 साल, 8 साल, 5 साल वहां के शहर निर्माण में, वहां की अर्थव्यवस्था की मजबूती में इतना समय लगाया, 2 महीना वहां की सरकारें उसे खिला नहीं पाई। तो यहाँ दोनों चीजें हाँ, हैं। एक तो ये कि जिम्मेवारी से भगने के लिए लोगों ने बसों में और ट्रेनों में भेज कर कहा, भाई चले जाओ यहाँ से बेटा, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि निश्चित तौर पर वोट बैंक की बात आपने जो कहा वो भी है, इसलिए कि जब योगी जी बुला रहे थे तो योगी जी के लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की। और जब नीतीश ने कहा कि नहीं भाई, अगर बिहारी मजदूर दिल्ली में है और गुरुग्राम में है तो उन्हें वहीं रहना चाहिए जब तक लॉकडाउन है, तो वहां पर उनकी शिकायत हुई और लगा कि वोट बैंक कटने वाला है और उनको पैदल कर दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि उनको केंद्र सरकार ने पैदल कर दिया कि जब जिस दिन वो कह रहे थे कि आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, हम नहीं बुलाएंगे, आप लोग जहां रहे हैं वहीं रहिए, उसके 2-4 दिन के अंदर सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई, जो दिल्ली में फंसे हुए बिहारी हैं या जहां के भी बाहर के लोग हैं, अप्रवासी मजदूर हैं, वो उन्हें वहां की सरकारें बुलाए, उनको इजाजत दे दी गई। तो कुल मिलाकर ये कि देखिए, सब लोग अपने अपने पिच पर खेल रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बारी से, अपने अपने सोच से खेल रहे हैं। और ये देश की सियासत हमेशा से महामारी और ऐसे राष्ट्रीय आपदा में, प्राकृतिक आपदा में हमेशा सियासत होती रही है और वही सियासत हो रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। मतलब ये दुर्भाग्य है कि हमको हर बात में सियासत ही करना होता है। देश हित पहले नहीं है, सियासत हित सबसे पहले है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ये आपका उपकार मैं जीवन में नहीं भूलूंगा। कुंदन को कहेगा कि आपका नंबर दे देगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। कुंदन को मैं 15-20 गाली दिया हूँ, भाई प्रभाकर जी से बात करने का एक मौका दे। तो वो, उसको लग रहा था कि शायद मैं ज्यादा लाभ पालूंगा। ये वीडियो भेजूंगा उसको कि देख, तू नंबर नहीं दे रहा था, आप सब चाहता है आपको साथ। चलिए, ठीक है, नमस्कार, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 24 में आप वरिष्ठ संवाददाता हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब तो इनका तटस्थ डिसीजन बहुत आता था और ये बहुत शानदार विश्लेषण किया करते थे। कई लोग इनके विश्लेषण के कायल थे, मतलब इनके विश्लेषण पर कई लोग, मैं भी
प्रायः इनके विश्लेषण को सुनता था और बहुत लाभान्वित हुआ। मुझ जैसे लोग जो कानून के छोटे से विद्यार्थी हैं वो कई बार ये चिंतित हो जाते थे कि आप कहीं लॉ प्रोफेसर तो नहीं है, क्योंकि जितनी कानून की बारीकियों को आप वर्णित करते थे उसे ऐसा लगता था कि प्रभाकर मिश्र जरूर लॉ ग्रेजुएट ही होंगे। हालांकि मुझे इनकी शिक्षा का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे देश का पत्रकार आईएएस अफसर की तरह से सारा पढ़ाई जानता है। जिस तरह से आईएएस वाला बीए पास करके आईएएस हुआ है, वो पेट्रोलियम सचिव हो गया तो पेट्रोलियम बेचने का ज्ञान उसके पास है। वही अगर कृषि सचिव हो गया तो कृषि का ज्ञान है। उसी तरह से हमारा पत्रकार जिस महकमा को कवर करेगा उसकी ज्ञान उनके पास होती है। ये पत्रकारों की विलक्षण प्रतिभा है और प्रभाकर मिश्र जैसे विलक्षण प्रतिभा के स्वामी ने आज मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार बोलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। अनुज सिंह, कृपया आप अगर कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं तो मैं ये अब वीडियो बंद करूंगा। 2 मिनट आपका इंतजार करूंगा। अगर आप आते हैं तो आपका मार्गदर्शन रहेगा, आप डिक्लाइन करेंगे तो मैं ये वीडियो बंद करूंगा। अमित सिंह बलिया से आए हुए हैं। अमित, आपको जान करके दुख होगा कि अब एक कोरोना का मरीज बलिया में भी चला गया है, और अगर एक गया है तो ईश्वर करे कि वो एक ही रहे, भृगु बाबा का आशीर्वाद रहे बलिया पर और वो एक ही रहे। खैर मित्रों, अनुज जी शायद नहीं आना चाहते हैं। आज का विषय था कि जो हम लोग ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं उन लोगों से हम सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार नहीं करेगी। हम उनको सेल्फ क्वारंटाइन में रखें और उनको कुछ दिन तक द्वार पर रखें। हमारे घर में, गांव में घर और द्वार होता है तो द्वार पर रखें। उनका खाना पीना व्यवस्था बाहर रखें, क्योंकि हमारी सरकारें नहीं सोचेंगी। सरकार तो ये कहेंगे कि कोरोना से मर गए, हम सबको मरने वालों को 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो मरने के बाद 2-2 लाख देगी। अगर मरने से पहले 2-2 हज़ार दे देती ना तो लोग मरने पर मजबूर नहीं होते। अभी जो ये ट्रेन से कट के लोग मरे हैं उन लोगों को सरकारों ने कुछ पैसा की घोषणा किया है। अगर उन सरकारों ने उन लोगों के लिए अगर उनके पहले 2-2, 4-4 हज़ार रुपया दे देती ना तो वो लोग रेल के पटरी पर चल करके मरते नहीं। लेकिन हमारे यहाँ की बड़ी मजबूरी है कि जब कोई घटना हो जाता है तो उसकी राशि दी जाती है, ये राशि नहीं दी जाती कि वो घटना हो ही ना। ये हमारी सरकारों की सोच है, लेकिन क्या करें, हमें इन्हीं सरकार के साथ रहना है, क्योंकि हमने इन सरकार को चुना है। और जब हम खुद ही दोष है तो हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि आपन हारल आ मेहरी के मारल कि उसे कहन ला जाए। तो ये बात है, ये हमारा अपनी हार है कि हमने सरकार चुना है, तो अपनी हार को हम किसकी जिम्मेदारी ठहराएं। ईश्वर आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कोरोना हारेगा, हमारा देश जीतेगा और हम सब जीतेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे सेल्फ डिस्टेंस आप खुद बना कर रखें और उनको भी सेल्फ डिस्टेंस बनाने का अनुरोध करें, तभी जा करके इस महामारी से हम बच सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद।